किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आप सभी का स्वागत है। आज 9 नवंबर 2023 है। सर्वप्रथम हम आपको उत्तराखंड दिवस पर हार्दिक बधाई देते हैं। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो उत्तराखंड दिवस से संबंधित कहानी है। उत्तराखंड की स्थापना से पूर्व जो आंदोलन हुआ था, ये कहानी ऐसे उन सभी बच्चों को समर्पित है, ऐसे सभी शहीदों को समर्पित है जिन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन में अपनी जानें गंवा दी थीं और शहीद हो गए थे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है रतन को बालिग होने की बधाइयां। लेखक हैं डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल। रतन 18 साल का हो गया है, जीते जी बालिग हो गया। इस बीच वो मरा नहीं, खतरनाक पहाड़ी रास्तों से फिसलकर खाई में नहीं गिरा। वो न भीमल के पेड़ से गिरा कभी, जिन पेड़ों से चारा काटते काटते उसका नाबालिगपन बीता। न इतने वर्षों में बाघ ने मारा उसको, न भूख उसका कुछ बिगाड़ पाई, न ठंड उखाड़ सकी। 18 साल तक लगातार हर वर्ष बरसात में अपने गांव को आने जाने वाले कच्चे पुल को आर पार करता रहा, पर कभी अलकनंदा में नहीं गिरा। इन 18 वर्षों में उस पर कई बीमारियां आईं। बिना डॉक्टर और दवा के बीमारी जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। रतन का कुछ नहीं उखाड़ सकी। विशेश्वरी 4 महीने का दूध पीता छोड़ गई थी रतन को, तब से अभी तक जिंदा है। उत्तराखंड आंदोलन का दौर था। मुजफ्फरनगर कांड के बाद कर्फ्यू लग गया था। कर्फ्यू बंद होने के बाद गोपेश्वर में पहली सार्वजनिक सभा थी वो, जिसमें बलवा हो गया था और विशेश्वरी घायल हो गई थी। बाद में हॉस्पिटल में विशेश्वरी ने दम तोड़ दिया था। रतन तब सिर्फ 4 माह का था। गोपेश्वर की वो सार्वजनिक सभा, दिलों पर चोट खाए लोगों की भीड़, पथराई आंखें और लज्जा से झुके सिर, सब कुछ तो झोंका ही था आंदोलन में। एक इज्जत आबरू ही तो थी बची हुई, वो भी लुट गई थी मुजफ्फरनगर में। पीढ़ी दर पीढ़ी सीमाओं पर अपनों की बलि चढ़ाने वाले लोग, देश के लिए 2 विश्व युद्धों को लड़ने वाले सूरमाओं की पीढ़ी, गबर सिंह, दरबान सिंह और चंद्र सिंह गढ़वाली के वंशज, जिन लोगों के पुरखे आजाद हिंद फौज में शामिल हुए, जिनके पुरानों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वे गद्दार कहलाए थे। लोकतंत्र के मर्यादित रास्तों से आंदोलन को आगे बढ़ाते लोग आतंकवादी कहलाए। प्रशासन की बर्बरता से तिलमिलाए नौजवानों और पूर्व सैनिकों में उभरता क्रोध और सरकार के अलोकतांत्रिक इरादे, पर खूबसूरत हिमालय से आने वाले हवा के ठंडे झोंके कानों में सुरसुराहट पैदा कर देते कि शांति में लाख बाधाएं। बरसों शांति में पले बढ़े लोग बाधाओं को लांघते हुए लोकतांत्रिक रास्तों से ही आगे बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं एक आशा बाकी थी लोगों के अंदर कि वे जिस रास्ते चल रहे हैं वही उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। कर्फ्यू के बाद जिला मुख्यालय गोपेश्वर में वो पहली रैली थी। दूर दराज के गांवों से बसों में भर भर कर पहुंचे थे लोग। पार्वती दादी भी थी। कर्णप्रयाग देखते ही विखोत का मेला उभर आया था पार्वती दादी की यादों में। अगस्त्य मुनि बस की खिड़की पर बैठा शोभाराम देख रहा था उस समतल मैदान को। यहां 20 बरस पहले उसने मेले में अपनी घरवाली को देखा था। क्या ठमक रही थी पैजबी धागुली पहनकर, कितनी स्वाणी थी तब वो। आकाश की बिजली जैसी चमकी थी वो भीड़ के बीच से। पहले वो समझा कि कोई देसवा ल्योड़ा है या किसी डॉक्टर की बेटी। उसको कितना ढूंढा, पर क्या मजाल की कहीं मिली हो। जो मैं आईटीबीपी के सूबेदार काका के मार्फत बात नहीं चलाता तो मुश्किल था ससुर जी का हाँ बोलना। मेरे ही गांव का कल्पेश्वर ससुर जी को भड़का कर आ गया था कि मेरा बाप फौज का भगोड़ा है। ससुर जी भी ठहरे फौजी, कहने लगे भगोड़ा तो देश का गद्दार होता है, अपनी आर्मी का उसूल है उसको गोली मारने का, और उसी को समधी बनाऊंगा मैं।
तब आईटीबीपी के सूबेदार काका ने ही समझाया था कि पिताजी मेडिकल भेजे गए थे घर, कोई भगोड़ा बगोड़ा नहीं थे। तब भी उन्होंने पूरी खोज खबर करी थी। उत्सव मेलों वाले इन पहाड़ी शहरों ने कर्फ्यू देखा था। नया जमाना आ रहा था। ठीक मेले का उल्टा था कर्फ्यू। मेले में जलेबी खाते, कर्फ्यू में भूखे रहते। मेले में भीड़ होती, कर्फ्यू में भीड़ क्या, एक आदमी भी नहीं होता। ऐसा लगता कि आधी रात में एकाएक दिन हो गया हो। कर्फ्यू में वर्दी वाले भूत मसाण साफ साफ दिखने लगते घूमते हुए। मेले में जगह जगह सुनाई देती हैं चूड़ियों, पौंछियों, हांसुली, धागुलियों की खनखनाहटें, मिलने और बिछुड़ने की सिसकियां, बाजों और बच्चों की चिल्लपों, बांसुरी पर बगडवाली पवाणियों की मीठी धुनें, रात में झुमैले चौफलों के मधुर स्वर, और कर्फ्यू में भारी भरकम बूटों की धम धम, बंदूकों की आवाजें और घर के अंदर तक दिल को चीरने वाली गालियां। नया जमाना यही लेकर आ रहा था। मेले खत्म, कर्फ्यू शुरू। शोभाराम ने अपने बैलों के लिए घास काट के रख लिया था। पानी भरा था। रामेश्वर को कह गया था घास पानी देने को। पत्नी 4-5 साल से बीमार थी उसकी। एक बार मरने को हुई तो रुद्रप्रयाग ले गया था वो, पर वहां जाकर पता लगा कि डॉक्टर महीनों से नहीं है, कंपाउंडर भी नहीं था। बाजार में एक दवाई की दुकान वाला था, उसी ने इलाज किया। एक बार गोपेश्वर के जिला अस्पताल भी ले गया था। तब मुख्यमंत्री आए थे और डॉक्टर सब मुख्यमंत्री के पीछे पीछे चले गए थे, वीआईपी ड्यूटी पर। किस्मत भी तो ठीक नहीं उसकी। गांव में ये भी हवा चली थी कि अब सीधे डंडे और गोलियां चला रहे हैं पुलिस वाले। शोभाराम आते आते रामेश्वर से ये भी कह गया था कि जो मैं इधर उधर हो जाऊं तो अपनी चाची को भी देखना। वैसे भी वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, बीमारी पुरानी हो गई है। शोभाराम के 2 बच्चे भी हुए, पर वो भी कुछ नहीं था उसके आगे पीछे। विशेश्वरी 4 महीने के रतन को छोड़ गई थी जेठानी के पास। रैली में जरूर जाएगी वो ही नहीं जाएगी तो अन्य औरतें कैसे जाएंगी? पहले महिला मंगल दल अध्यक्षा, बाद में सब। मुजफ्फरनगर में जो नौजवान मरे, क्या वो बिना मां के थे? उन माओं ने भी तो भेजा उनको मुजफ्फरनगर। मैं एक दिन भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। भूख से रोएगा ही तो। सभी रो रहे हैं भूख से, और रोज ही रो रहे हैं। रोते ही रहेंगे हमेशा यदि हम ऐसे ही भोले बने रहे। पार्वती दादी जिद करके गई थी रैली में। सब नाना कह रहे थे बुढ़िया को, पर बुढ़िया ने कहा कि मैं मर भी जाऊं तो कौन आफत आने वाली है, मेरे नाती नतैण सब हैं। आंदोलन में जरूर जाना। हमारे बच्चों को भी हमारी तरह दिन काटने पड़े तो थुक है हमारे जीवन पर। मेरा बुढ़ा लाम पर गया और वहीं मरा, मेरा भूला भी लाम पर मरा। उसकी विधवा ने अपने लड़के को फौज में भर्ती करने से साफ मना कर दिया, तो वो बकरवाला बना। बकरियां बुग्याल ले जा रहा था तो एक बकरा रास्ते में झुंड से अलग हो गया। उसी को झुंड में मिलाने के लिए भाग रहा था। पहाड़ी से फिसला और चकनाचूर सीधे धौली में गिरा। लाश का पता तक न चला। मैं जीवित रही तो लहू के आंसू रोई हूं। कहां लत्ते, कहां कपड़े, घर घर मांग कर ये जिद्दू पाला मैंने। 1 साल की बात, अपनी बुलाक बेचकर एक भैंस खरीदी। सुंदर ढपढपी भैंस थी, खूब 6-7 माणा दूध देती थी। मन में इच्छा थी कि जित्तू को पढ़ाऊंगी, लत्ते कपड़े और फीस निकल जाएगी। ठीक माघ महीने की संग्रांद की बात है ये। उत्तरायण का पर्व था। ये जित्तू 6 साल का था। बाघ ने छप्पर फाड़कर दवाणे पर मारा भैंस को, थोरी को भी नहीं छोड़ा। मुझको तो काल भी नहीं खा सका। खा देता तो फिर 14 कर्म किसके होते। जित्तू के कारण ही मुझे भी जीवित रहना पड़ा। अब मेरे नाती नतैण भी हो गए तो। गोपेश्वर की उस रैली में आने के लिए 25-30 किलोमीटर पैदल चले थे लोग। तब जाकर मोटर सड़क मिली और घंटों इंतजार करने के बाद मिली बस। घर में छोड़ आए थे खांसते हुए बीमार बूढ़े, गौशालाओं में कैद गाय भैंस बकरियों के झुंड और अपने आधे अधूरे काम। गोपेश्वर पहुंचे। संयुक्त संघर्ष समिति का मंच बना हुआ था। मंच पर कुछ कुर्सियां लगी थीं। उन पर बैठे थे सफेद कुर्ता पैजामा और टोपी पहने कुछ लोग। शोभाराम भीड़ में लगभग हाथ जोड़ने की मुद्रा में खड़ा
मंचासीनों को देख रहा था। यही लोग तो हैं जो हमें उत्तराखंड दे के रहेंगे। ये लोग हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हम एक दिन की रैली में आने की फुर्सत भी नहीं निकाल सकते। ये लोग अब क्या बोलते हैं, सुनने को बेताब है शोभाराम। अब तो ये लोग जो आदेश देंगे उसका पालन करके ही रहना है। अपनी लाठी के सहारे भीड़ के बीच अडिग खड़ी थी पार्वती दादी। पहचानने की कोशिश में है कि मंच पर बैठे लोग कहां कहां के होंगे, किस किस के लड़के होंगे। पूरी आशा है पार्वती दादी को उन पर। देवता से भी बड़े हैं ये महात्मा लोग। कह रहे हैं कि अपना सब कुछ त्याग कर उत्तराखंड आंदोलन में लगे हुए हैं। मंच संचालक ने प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद कहा, अब मैं संयुक्त संघर्ष समिति के श्री सत्तेश्वर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे जनता को संबोधित करने की कृपा करें। सत्तेश्वर जी ने मंच की कुर्सी त्यागी और माइक के सामने खड़े हो गए। मुजफ्फरनगर कांड से खौफ खाई जनता पर उन्होंने एक नजर दौड़ाई और जनता की नब्ज टटोली। जनता ने सत्तेश्वर जी को देखा। उनके चटक सफेद कपड़ों में कहीं कोई धब्बा नहीं दिख रहा था। सत्तेश्वर जी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी तो बाद में बने और सह पार्टी के जिला महामंत्री पहले से थे, लेकिन उस नए पद ने उन्हें जितने भाषण देने के अवसर प्रदान किए, पार्टी महामंत्री पद ने बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो सत्तेश्वर जी सोचते थे कि जब ये उत्तराखंड राज्य संघर्ष समिति नहीं रहेगी तो मैं इतनी अपार भीड़ के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। यदि उत्तराखंड राज्य बना और ताजपोशी हमारी ना हुई तो हम क्या करेंगे। समस्याएं कम होंगी तो जनता पर सवारी गांठने के सुख से हम सदा सदा के लिए वंचित हो जाएंगे। ऐसा सोच सोच कर कई बार सत्तेश्वर जी को रात भर नींद नहीं आती थी और अंततोगत्वा सुबह वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि क्यों ना इस लड़ाई को ऐसा लड़ा जाए कि लड़ते लड़ते मैं ही शेष बचा रहूं और मेरे इर्द गिर्द के सभी लड़ाके मर जाएं। फिर तो जीत हुई तो निश्चित ताजपोशी मेरी होगी। इसके लिए वो अपना अधिकांश ध्यान अपने अगल बगल के लड़ाकुओं पर लगाए रखते थे और जब भी मौका मिलता उनकी टांग, हाथ और गर्दन काटने से नहीं चूकते। इस तरह उनकी योजना थी कि ज्यों-ज्यों वे लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जाएंगे, त्यों-त्यों वे अन्य योद्धाओं के हाथ पांव काटने की गति बढ़ाते जाएंगे। आखिरी योद्धा की गर्दन वहां पर उड़ाएंगे जहां पर से तख्त सिर्फ एक कदम होगा और फिर पहनेंगे ताज और आराम से लेट जाएंगे तख्त पर। रैली की भीड़ का एक मजबूत हिस्सा बने शोभाराम ने सत्तेश्वर जी को ध्यान से देखा। वास्तव में सत्तेश्वर जी को न क्रोध था, न निराशा, न पश्चाताप था और न दुख। मुजफ्फरनगर कांड में जनता का लुटा हुआ सब उन्हें ही तो मिला था, इसलिए उनके चेहरे पर तैर रहा था एक संतोष। लेकिन शोभाराम ने देखा कि अभी अभी अपने बगलगीरों के साथ ठहाका लगाकर हंस रहे सत्तेश्वर जी एकदम गंभीर होकर कहने लगे, इस जिले के कोने कोने से आई उत्तराखंड की क्रांतिकारी जनता, मंच पर बैठे पदाधिकारीगण, मुजफ्फरनगर में हमारी मां बहनों के साथ जो कुछ हुआ वो इतना शर्मनाक और इतना दुखद था कि मुझे ज्यों ही पता चला कि वहां पर हमारी मां बहनों के साथ और फूट फूट कर रोने लगे थे सत्तेश्वर जी। उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और सूखी आंखों को रगड़ने लगे। रुमाल क्या, एक पूरा तौलिया उठा लाया था छुट भैया। आंसुओं के झरनों से मंच पर बिछी संघर्ष समिति की दरी को भिगोने का प्रोग्राम था। वैसे अपनी पार्टी में सत्तेश्वर जी करुणा प्रधान भाषणों और तदनुरूप अभिनय के लिए खासे चर्चित थे। उनका मानना था कि उन्होंने जनता को प्रभावित करने की नई शैली विकसित की है। भाषणों की जोशीली, उत्तेजनापूर्ण, वादाग्रस्त जैसी परंपरागत शैली का एक विकल्प ढूंढा है। हालांकि उनके राजनैतिक विरोधी उनकी इस शैली से खासे आतंकित रहते थे, पर वे इसको पूर्ण नहीं मानते, बल्कि परंपरागत शैली की ही एक और कड़ी के रूप में इसको रखते थे। सत्तेश्वर जी का मानना था कि सिर्फ इससे ही काम नहीं चलाया जा सकता, इसके लिए किसी दुखद घटना का होना जरूरी है।
लेकिन सत्तेश्वर जी मानते थे कि कम से कम इस देश में तो भाषण की करुणा प्रधान शैली सभी शैलियों की सिरमौर है। सौभाग्य से कोई दुखद घटना घट भी गई और इस शैली का ज्ञान नहीं तो खाक बटोरेंगे वोट, और अगर इसका सही प्रयोग कर पाए तो एकमात्र यही काफी है पूरे देश की जनता के दिलो दिमाग पर छाने के लिए। उनका मानना था कि इस शैली के सही प्रयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव है सहानुभूति। बस तुरंत बुनाइए इसे। यदि सौभाग्य से कोई दुखद घटना नहीं भी घटती तो फिर सत्तेश्वर जी कर्म पर पूरा विश्वास रखते थे। मुजफ्फरनगर की घटना इनकी कर्म प्रधानता का सुफल था या इनके सौभाग्य का परिणाम, ये कहना मुश्किल था। सत्तेश्वर जी के दुख को देख विशेश्वरी की आंखें सचमुच भर आईं। अपने आंचल से उसने आंसू पोंछ डाले, पर वो करुणा के सैलाब को थाम नहीं पाई और फपक फपक कर रोने लगी। शोभाराम का हृदय भी तरल हो गया। उसकी इच्छा हुई कि स्टेज पर जाकर सत्तेश्वर जी से कहे कि आप रोइए नहीं, हमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है। हमारे प्राणों की भी कहीं पर जरूरत हो, हम देने के लिए तैयार हैं। सत्तेश्वर जी आगे कहते जा रहे थे, मुझे अगर पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि मैं उस वक्त वहां क्यों नहीं था। काश कि मैं वहां उस तिराहे पर गोली खाकर मर गया होता। आज कम से कम मुझे किसी बात का पछतावा तो नहीं रहता। इस बात ने पार्वती दादी को हिला दिया। ये जवान जवान आदमी ऐसी दुर्सुगनी बात क्यों बोल रहा है? हे राम, कितना दुख है इसको। पार्वती दादी मंच से बहुत दूर भीड़ के बीच खड़ी खड़ी सत्तेश्वर जी को समझाते हुए बड़बड़ाने लगी। जहां पर मरना होगा हम मरेंगे। तुम ऐसा आरा चीरा डालने वाली बात बोल रहे हैं कि बाबा अब हो गया जिसके साथ जो होना था, रो कर क्या फायदा? सुद्दी अपने शरीर को कष्ट देना हुआ ये। तो चुप रह, गजब की बात है। तुम ही ने ढाढ़स बंधाना था और तुम ही रोने लगे। अब ऐसी दुर्सुगनी बात बोलने लगे। उनकी भी तो सोचो जो तुम्हारे पीछे यहां आए हैं। ऐसी बात नहीं बोलते बाबा, म्यारा लाटा द चुप रह। बगल में खड़े पुलिस वाले ने बुढ़िया को चुप करा दिया। सत्तेश्वर जी बुढ़िया की बड़बड़ाहट से अनजान इस बीच क्रोध की मुद्रा में आ चुके थे। लेकिन इस कांड के पीछे सरकार का ही हाथ नहीं, हमारे ही बीच के कुछ लोगों का भी हाथ है। वे उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ने का दिखावा कर रहे हैं। मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन वे लोग खुद ही सचेत हो जाएं। हम इस साजिश का भंडा फोड़ के रहेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। इस पर कुछ खास लोगों से तालियां बजने की शुरुआत हुई और आम जनता के हाथों तक पसर गई। संचालक ने संघर्ष समिति के दूसरे पदाधिकारी को आमंत्रित किया। वे ब पार्टी के महामंत्री थे। दुख के प्रदर्शन में सत्तेश्वर जी को छू तक नहीं पाए। अभिनय और संवाद दोनों कमजोर, लेकिन चिंता के प्रकटीकरण में बहुत आगे बढ़ गए। ऐसी चिंता प्रकट की कि अगर उत्तराखंड राज्य नहीं मिला तो इस चिंता के कारण उन्हें कोई भयंकर बीमारी लग जाएगी और वे मर जाएंगे। उत्तेजना फैलाने में भी ये स पार्टी के सत्तेश्वर जी से 21 रहे। दूसरे दलों की टांग खिंचाई भी ये प्रभावपूर्ण ढंग से कर पाए, पर इस समय माहौल दुख का था, इसलिए कुल मिलाकर सत्तेश्वर जी ही आगे रहे। मंच पर वक्ता बदलने के साथ साथ भीड़ में स्वचालित तरीके से ताली बजाने की अगुवाई करने वाले लोग भी बदल रहे थे। जनता हर बार सभी अगुवाओं के साथ निश्चल रूप से ताली बजाती जा रही थी। जनता की समझ में नहीं आ रहा था कि इन तालियों को बजाने की क्या नियमावलियां हैं, कहां पर ये बजनी चाहिए और कहां पर नहीं। वक्ता बदलते रहे, उन वक्ताओं के खास जुमलों पर ताली बजाने वाले भी बदलते रहे, पर भाषणों की बातें नहीं बदली। एक सी बातें: दुख, लज्जा, शर्म, क्रोध, धमकी, चुनौती, जनता का सहयोग और आशीर्वाद। अपनी पार्टी की ईमानदारी और दूसरों की टांग खिंचाई आदि आदि। इस क्रम में थोड़ा परिवर्तन के साथ अलग अलग ढंग से प्रस्तुतियां। जिसकी मंचीय प्रस्तुति जोरदार, वो नायक।
शोभाराम को भाषण याद हो गए थे। वो उन पर विचार करने लगा, उन भाषणों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। जनता का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जनता के त्याग के बगैर इस यज्ञ का सुफल नहीं मिलेगा। वो जनता है। उनके पास और क्या है जिसकी बलि चढ़ानी बाकी है। रोज सुबह खेतों के बजाय ग्राम सभा संघर्ष समिति के धरना स्थल पर जाते, धरने पर बैठे रहते। जुलूस, प्रदर्शन, रैली जहां जब हुए पैदल भागे। बसों के अंदर और छतों पर आलू की बोरियों की तरह भर कर गए। काम छोड़ा, खेती किसानी छोड़ी, गाय बैल भैंस बकरी त्यागी, बच्चों को स्कूल के बजाय सड़क पर उतारा। और क्या है हमारे पास? कई दिनों भूखे रहे। वो तो गाड़ी वालों का भला हो, वो रैलियों में जाने का किराया नहीं लेते, वरना कैसे पहुंचते यहां वहां। और तो और मां बहनों ने अपनी इज्जत, आबरू, सुहाग और बेटों की बलि तक चढ़ा दी। खैर, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास जरूर कुछ और भी होगा जिसे वे चढ़ाने को कहते हैं। उससे हमारे दिन फिरते हैं तो हम उसकी बलि चढ़ाने से नहीं चूकेंगे। विश्वेश्वरी की छाती से रिश्ते दूध ने उसे अपने बच्चे की याद दिला दी थी, लेकिन पल भर में छिटक दिया उसने इस मोह को। कितनी स्वार्थी हूं मैं। हालांकि उसने आंदोलन की आग में अपना सब कुछ चढ़ा रखा था, पर अब तो खुद की बलि चढ़ाने से भी नहीं चूकेगी। अ पार्टी के जिलाध्यक्ष अपना भाषण समाप्त कर चुके थे और इस वक्त संचालक द पार्टी के जिलाध्यक्ष को आमंत्रित कर रहे थे। द पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्यों ही अपनी कुर्सी से उठे तो उनकी बगल की सीट पर बैठे सत्तेश्वर जी ने देखा कि उनकी कुर्सी में 2 नई गद्दियां बिछाई गई थीं। सत्तेश्वर जी ने अपनी कुर्सी की गद्दी पर ध्यान दिया। वो पुरानी और जगह जगह से फटी थी। उन्होंने छू कर देखा कि द के जिलाध्यक्ष की कुर्सी उनकी कुर्सी की तुलना में ज्यादा अच्छी लकड़ी की बनी थी, शायद शीशम की, और उनकी कुर्सी कोई घटिया लकड़ी की थी। सत्तेश्वर जी ने ये बात भी नोट की कि इस द पार्टी वाले को बीच में बैठाया गया था और जो इस सभा के मुख्य अतिथि थे वो थोड़ा किनारे की ओर बैठाए गए थे। मुख्य अतिथि के सामने रखी गई बड़ी मेज पर द पार्टी का जिलाध्यक्ष ऐसे हाथ रखे था जैसे वही मुख्य अतिथि होगा। उसने गुलदस्ते भी अपने आगे सरका लिए थे ताकि जनता को बिल्कुल यही लगे कि द का जिलाध्यक्ष मुख्य अतिथि है। सत्तेश्वर जी उठे। मंच के पीछे जाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से गुफ्तगू की। उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता गुस्से में कहने लगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि इस मंच पर द पार्टी का कब्जा है और यह संचालक भी एकदम चमचा लगता है। अभी सुना तुमने? सत्तेश्वर जी कहने लगे। इसने जब द वाले को आमंत्रित किया तो क्या क्या बोला। परम विद्वान, कर्मठ, जुझारू और एकमात्र आदमी जो संसद तक हमारी आवाज पहुंचा सकता है, आदि आदि। मेरे लिए कुछ नहीं बोला। उससे तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं मैं। वो 10 पास भी नहीं और मैं उस जमाने का 12वीं फेल तो हूं। फेल भी अपने विद्यालय का हित करने के चक्कर में हुआ। मैंने कॉलेज में एक शिक्षक के लिए हड़ताल कर दी थी तो प्रिंसिपल ने मुझे फेल कर दिया। समाज सेवा के चक्कर में फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाया, पर ये साला तो लौंडियाबाजी के चक्कर में रहा हमेशा से और 10 पास ही नहीं कर पाया और वो परम विद्वान हो गया। फिर हम सब तो भाई मूर्ख ही हुए ना। पार्वती दादी भीड़ के बीच खड़ी खड़ी थक गई तो वहीं सड़क पर बैठ गई। शोभाराम सोचने लगा कि हमने एक एक दिन की दिहाड़ी का चंदा दिया, इससे क्या ताकत मिलेगी आंदोलन को। कम से कम हमें 10 दिन की दिहाड़ी देनी चाहिए थी। सत्तेश्वर जी अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि द वालों ने बहुत गहरी चाल चली है। हमें पता ही नहीं चला कि ये साला मंच संचालक द का चमचा है, वरना हम इसे कभी नहीं बनाते संचालक। बन गए ना वे जनता के हीरो, ले गया ना सारा श्रेय आज की इस रैली का। अब इतने लोगों के बीच हमारी पार्टी की क्या वक़्त रही। लोग मुख्य अतिथि का भाषण सुनने को उत्सुक थे, पर संचालक ने द पार्टी के एक और नेता को मंच पर आमंत्रित कर अपनी द के प्रति वफादारी के पूरे प्रमाण दे दिए। स को मौके की तलाश थी। उनका एक कार्यकर्ता मंच पर कूदा और द पार्टी के नेता से माइक छीन कर कहने लगा, देखो भैया, द वाले गद्दारी कर रहे हैं।
वे इस मंच से अपनी राजनीति चलाने पर उतर आए। जब हर पार्टी का एक एक प्रतिनिधि बोलने के लिए नियत था, तो ये द के एक पहलवान ने स वाले को धक्का देकर मंच के बाहर फेंक दिया और खुद माइक संभाल लिया। स और द में गाली गलौच, हाथापाई, जूतम पैजार होने लगी। अ और ब पार्टियां भी अपने लात घूंसों की मारक क्षमता तौलने लगी। माइक लुढ़क गया, तार टूट गए। कुर्सियां दो हाथों से उठाई जाने वाली प्राचीन तलवार के रूप में प्रयुक्त होने लगीं। मुख्य अतिथि के सामने रखी गई बड़ी मेज आत्मरक्षा हेतु ढाल बन गई। मेज पर रखे गुलदस्ते हैंड ग्रेनेड का काम करने लगे। एक द वाले पर स वाले ने उत्तराखंड आंदोलन के पोस्टरों के रोल को ही मिसाइल की तरह दागा। उधर द के एक जांबाज ने गोंद की बोतल से उस पर रॉकेट की तरह हमला कर दिया। स पार्टी के कुछ समर्थक द के खिलाफ नारे लगाते हुए मंच की तरफ बढ़ने लगे। इधर द के समर्थक भी घेरा बनाकर नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। पुलिस प्रशासन इसी मौके की तलाश में था। जनता के मनोबल को तोड़ने का शुभ अवसर फिर आन पड़ा। साले मुजफ्फरनगर की तुड़ाई से ना अघाए। सुबह से गालियां बके जा रहे हैं मंच से हमको। ऐसी ठुकाई करो कि फिर से घर से बाहर निकलने का साहस ना हो किसी का। पब्लिक के बीच से भी हमने गोलियां चलाने की व्यवस्था करी है। वो गोलियां चली, समझ लो पब्लिक ने गोलियां चलाई। बस फिर क्या, जब उत्तेजित भीड़ ने गोलियां चलाई तो आत्मरक्षा में और भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियों की बौछार कर दो। उधर से एक आध बम आने की भी व्यवस्था है। वो फटेंगे नहीं, हम उन्हें बाद में सबूत के तौर पे पेश करेंगे। पब्लिक के हथियार भी बरामद कराने की व्यवस्था है। शांति व्यवस्था के नाम पर जो न होना था, वो सब कुछ हुआ था गोपेश्वर की उस रैली में। बलवा पैदा करने और बचने में पारंगत अ, ब, स, द के नेता स्थिति को भांप गए और पलक झपकते ही गुम हो गए भीड़ से। पुलिस के डंडों से मारे गए अनजान दूरस्थ गांव के लोग। क्यों मारते हो भाई मेरे को? मैंने कुछ भी नहीं किया, नंदा माई कसम। मैं तो यहीं पर खड़ा था। आई, इस टांग पे मत मारो भाई, यहाँ पर फोड़ा हो रखा है। अरे आई, इस टांग पे पहले ही चोट है। एक बार मैं पेड़ से गिर गया था, टांग तोड़ दी। बूट से भी मारते हो भाई, जान से मत मारना, मेरी घरवाली बीमार है। शोभाराम भेड़ियों के बीच भेड़ सा पड़ा मिमिया रहा था। दूसरे दिन अखबारों में नेताओं के लंबे चौड़े बयान छपे। उत्तराखंड राज्य के लिए द की प्रतिबद्धता की बात भी सुर्खियों में थी। सत्तेश्वर जी का वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने द पर आंदोलन तोड़ने का आरोप लगाया था। अ के अध्यक्ष का वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी पार्टी की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की चर्चा की थी, तथा ये भी कहा था कि बाकी सारी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। ब के एक नेता ने राज्य के लिए अपनी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का पूरा इतिहास ही छपा डाला था। सभी पार्टियों ने रैली को असफल करने में कुछ अराजक तत्वों का हाथ बताया। साथ ही ये भी कहा कि उन तत्वों को उनकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का संरक्षण प्राप्त है। सभी पार्टियों ने सरकार पर कानून व्यवस्था के नाम पर दमन और ज्यादतियों का आरोप लगाया, लेकिन जिस पार्टी की सरकार थी उसने इसका कड़ा खंडन किया। इस खबर को कई और खबरें घेर कर बैठी थीं अखबारों में। ये सिर्फ खबर नहीं, एक मौका था राजनीतिक पार्टियों के लिए। सभी इस खबर को अपने पक्ष और दूसरी पार्टियों के विपक्ष में भुनाने की कोशिश में जुटे थे। अस्पताल में शोभाराम को 2 दिन बाद होश आया। बगल के बिस्तर पर पड़ी विशेश्वरी को देखकर कहने लगा, भूली, मैंने रामेश्वर से कहा है कि मुझे कुछ हो गया तो अपनी चाची को भी देखना। तू भी ख्याल रखना अपनी भाभी का। एक बार उसको इलाज के लिए इसी अस्पताल लाया था मैं, पर डॉक्टर नहीं मिले और ना दवाई मिली। कह रहे थे डॉक्टर की कमी है यहाँ और दवा की भी। पर भूली, मेरे पर 10 पुलिस वाले चिपटे और 100 डंडे पड़े होंगे। पुलिस की कमी नहीं है यहाँ और डंडों की भी। भूली, पुलिस वाले कम करके डॉक्टर आते अस्पतालों में तो तेरी बहू आज मौत के दिन नहीं गिनती। उसकी किस्मत भी अच्छी नहीं, वो भी अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है इस दुनिया की।
विश्वेश्वरी की छाती पर 2 दिन का जमा दूध दर्द करने लगा था। अपने बच्चे की याद में उसका दिल दहक उठा। उत्तर में उसने शोभाराम से कहा, और मुझे ही कुछ हो गया तो मेरा बच्चा। 5वें दिन तक कुछ नई घटनाएं, नेताओं के लंबे चौड़े बयान अखबारों में पसर गए थे और उस घटना की खबर सिर्फ यहां तक सिमट आई थी कि गोपेश्वर कांड में 10 घायलों की स्थिति अभी भी चिंताजनक। घटना की जांच के आदेश। और 10वें दिन अखबार के किसी कोने में एक कॉलम की खबर थी कि पुलिस की लाठी से घायल 3 आंदोलनकारियों ने दम तोड़ा। उनके नाम हैं शोभाराम, विश्वेश्वरी और जित्तू। और विश्वेश्वरी के 4 महीने के नौनिहाल रतन ने अपनी पुरानी पीढ़ियों की तरह ही बिना दूध के पलना और बड़े होना शुरू कर लिया था। साल भर बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया था। और इसी राज्य में पलते हुए रतन 18 साल का हो गया है। वो जीवित है, अविकसित, बीमार, कमजोर, मगर जीवित। बिना दूध के पला बढ़ा रतन बिना शिक्षकों के स्कूल में पढ़ा है, बिना डॉक्टरों के अस्पताल में इलाज हुआ है उसका, बिना दवा के। रोज ही टूटे फिसलन भरे रास्तों से आता जाता है। इन 18 वर्षों में उसने देखा है कि ये पहाड़ और बड़े होते जा रहे हैं, और दुर्गम और कठिन होते जा रहे हैं। चढ़ाइयां और खड़ी हो गई हैं, घाटियां गहरा गई हैं। कई आपदाएं देख ली उसने, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप देखे। लगातार खाली हो रहे गांवों, बंजर हो रहे खेतों को देख रहा है। पानी और जवानी का लगातार बहना और पहाड़ों के काम ना आना देख रहा है। पहाड़ों का लुटना और बिकना देख रहा है। खनन और माफिया देख रहा है। आगे कहां जाना है, क्या करना है, ये रतन को क्या, किसी को भी नहीं पता। लेकिन रतन की यह उपलब्धि भी कम बड़ी नहीं कि वो जीवित है, और आगे भी उसका लक्ष्य है कि वो जीवित रहेगा। रतन को उसके जीवित रहने पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बालिग होने की बधाइयां। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल की लिखी हुई ये संवेदनशील रचना, रतन को बालिग होने की बधाइयां। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई हो। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।